बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सभी का R9 टीवी पर हमारी खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। अगले आधे घंटे में गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। इस वक्त आपको बता दें, रामपुर से बड़ी खबर आ रही है। 3 झोपड़ियों में आग लगने से लाखों का नुकसान। आग में जलकर कई पशुओं की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। मेलक थाना क्षेत्र के सिर्रा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर 3 दरअसल घास फूस की बनी झुग्गियों में आग लगी है और आग से यहां नुकसान पहुंचा है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नुकसान यह कि यहां पर अंदर मवेशी बांधे गए थे जो जल गए हैं। आगे बढ़ेंगे मैनपुरी से इस वक्त कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर, वो भी आपको दिखाते हैं। 14 दिन के लिए मैनपुरी शहर हॉटस्पॉट है। अब 14 दिन तक बाजार नहीं खुलेंगे। मैनपुरी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 25 हो गई है। एकाएक अचानक से ये मामले पड़े हैं और हॉटस्पॉट मैनपुरी को घोषित कर दिया गया है। जबकि पूरा इंडिया अब अनलॉक हो रहा है, यहां मैनपुरी को हॉटस्पॉट बनना पड़ा है। मैनपुरी जिले में अब तक 25 कोरोना पॉजिटिव संख्या पहुंची है। इसके चलते आज शहर के कुछ पार्ट हॉटस्पॉट घोषित किए। हमारे साथ जिलाधिकारी मौजूद है, बात करते हैं जिलाधिकारी मौजूद है। सर, आज जो कई शहर के कई पार्ट को हॉटस्पॉट घोषित किया 14 दिन के, क्या आज क्यों? कई पार्ट नहीं, कुछ एरिया है। ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे नोएडा से एक श्रमिक परिवार आया था। उसमें से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं तो 500 मीटर का एरिया कंटेनमेंट जोन होगा, 250 मीटर का एरिया बफर जोन होगा। और ये मेन मार्केट है, पब्लिक में संक्रमण फैले नहीं, इसलिए इसको पूरा लॉकडाउन कराया जाए। शहर कई बाहर से श्रमिक आने के बाद में कई इलाकों को सील किया गया है, हॉटस्पॉट में घोषित किया है और शहर के कई पार्ट को हॉटस्पॉट घोषित किया है। हालांकि इससे एक काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हर दुकान, हर बाजार बंद मिलेगा और भीड़ का आवागमन आप देख रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं मार्केट में क्या स्थिति है, इसमें क्या नज़ारा हॉटस्पॉट घोषित होने के बाद में। नज़ारा एक अलग ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि दुकानें बराबर बंद हैं, भीड़ का आवागमन बराबर आ रहा है, लोगों को जरूरत के सामान नहीं मिल पा रहे हैं। इसके चलते जिलाधिकारी ने बताया है कि हॉटस्पॉट इसलिए घोषित किया है कि लोगों को और दूसरों को संक्रमण ना फैले। और अब खबर संभल से है। 2 पक्षों में यहां मारपीट के बाद दरअसल फायरिंग हो गई। गोली लगने से एक युवक की मौत भी हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से इसमें जख्मी हो गए। घायलों को फिर अलीगढ़ हायर सेंटर रेफर किया गया। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रजपुरा थाना क्षेत्र के भीकमपुर जैनी का यह पूरा मामला। तो 2 पक्षों में संभल में यहां मारपीट हुई है, जिस बीच फायरिंग भी हुई है और गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। उसके बाद देखिए यहां होता विलाप और उसके बाद कुछ नामजद लोगों को उनके खिलाफ जो तहरीर दी गई, गिरफ्तारी भी हुई है। दो पक्षों में किस बात को लेकर यह बवाल हुआ, यह विवाद अचानक क्यों बढ़ गया, ऐसी क्या नौबत आ गई कि गोलियां चलानी पड़ गई? ये जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सद्दाम हमारे साथ जुड़े हैं। सद्दाम, ये बताइए कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, क्योंकि हृदय विदारक यहां पर विलाप हो रहा है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी घटना है ये रजपुरा थाना क्षेत्र पड़ता है संभल के अंदर। वहां पर एक भीकमपुर जैनी गांव है, ये वहां की पूरी घटना है। अगर बात की जाए भीकमपुर जैनी गांव की, तो क्राइम की पृष्ठभूमि रहा है। अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं आम बात हो चली है वहां पर। और जो ये सारा विवाद होता है, ये आगामी जो प्रधानी का चुनाव है उसको लेकर ये पूरा विवाद रहा है। और पूर्व में भी यहाँ पर मामले सामने आते रहे हैं। और वहीं बात की जाए देर रात, तो 2 पक्षों में पहले कहासुनी होती है और कहासुनी की जो वजह बताई जा रही है
वो दो पक्ष हैं, एक पूर्व प्रधान पक्ष, एक मौजूदा प्रधान पक्ष। और इसी बात को लेकर पहले उनमें कहा सुनी, मारपीट हुई, उसके बाद दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अंधाधुंध फायरिंग इतनी फायरिंग अंधाधुंध 3 घाटों की कोर्ट को वहां मौके पर बुलाना पड़ा। एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे, पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल जो है जिसमें 3 लोग घायल हुए थे, माफ कीजिएगा, और जिसमें एक धर्मपाल नाम का जो युवक था उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, और वहीं 2 लोग घायल हैं। और वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, और जिसमें पूर्व प्रधान भी गांव के मौजूद हैं, जिसमें एफआईआर के अंदर जिनका नाम है। और वहीं बात की जाए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, तो संभल पुलिस ने 5 टीमें गठित की हैं, और जो कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश देगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सद्दाम इस पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ से खबर। कैश वैन से 22 लाख की लूट। एडीजी अजय आनंद ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया है। एडीजी ने मामले की जांच के लिए 40 लोगों की 8 टीमों का गठन किया है। 22 लाख की लूट मामले में सीसीटीवी जारी है, उसकी फुटेज जारी है। आत्मरक्षा में सिक्योरिटी गार्ड की गोली से 3 लोग घायल हुए। बाइक सवार बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। फायरिंग में 2 लोग हुए थे घायल। एलआईसी के सीएमएस वैन से 22 लाख की यह लूट हुई। थाना सिविल लाइंस इलाके की यह पूरी वारदात। तो 22 लाख की लूट जो है इस वैन से की गई। कैश वैन ये थी, एलआईसी की कैश वैन थी, इसको निशाना बनाया गया। हालांकि जो लुटेरे आए थे उन्होंने जो 22 लाख की लूट की, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बंदूक से फायरिंग भी की, और इस फायर के चलते कुछ लोग घायल हो गए, लेकिन लुटेरे भाग निकले। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे ये जानना चाहेंगे, सीसीटीवी कैमरे में भी ये तस्वीरें कैद हुई हैं, कुछ लोग घायल हुए हैं, और 22 लाख लूटने वाले लुटेरे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। कुलदीप, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैरस रोड का है, जहां कैश वैन एलआईसी की बैंक से पैसे लेकर कर्मचारी बाहर कैश वैन की तरफ आ रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक सवार लुटेरे आए। लुटेरों ने पहले जो कैश वैन में पैसे रख रहा था उस व्यक्ति के तमंचे की बट से हमला किया, सर में मारकर, और 22 लाख रुपए की लूट करके वो भाग रहे थे। उसी दौरान जो गार्ड था सुरक्षा में तैनात, उसने गोली चलाई। उस गोली से राहगीर 3 घायल हो गए, 3 लोगों को गोलियां लगी है, और पूरी घटना जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना पर पुलिस प्रशासन के आला अफसर मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल में जुट गए। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस पूरे मामले में 8 टीम भी गठित की है, जो 40 लोगों की है, और लगातार वो पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। पूरे जिले की जो सीमा है वो सील कर दी गई है, और खुद एडीजी अजय आनंद मौके पर आ गए और वो कुछ घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने भी सीधे तौर पर दावा किया है कि कुछ सबूत उन्हें घटनास्थल से मिले हैं, और घटना का बहुत जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। देखिए, बड़ा सवाल कुलदीप ये है कि जिस जगह ये घटना हुई है, ये शहर के एक पॉश एरिया बोला जाता है, शहर का बड़ा मार्केट है, और तमाम लोग वहां गुजर रहे थे। और इसके अलावा घटना स्थल के दोनों तरफ पुलिसकर्मी तैनात थे, जहां चेकिंग अभियान चल रहा था। बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। 22,70,000 की लूट करने के बाद आरोपी बेधड़क चले गए। हालांकि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने गोली भी चलाई, मगर उस गोली से जो वहां गुजर रही 2 महिलाएं सहित 3 लोग टोटल घायल हुए हैं। सवाल फिर बड़ा वही उठता है कि तमाम पुलिस फोर्स के जवान तैनात होने के बावजूद भी 2 बाइक सवार स्प्लेंडर पर आते हैं, वो आराम से नकदी लूटकर फरार हो जाते हैं। अभी गिरफ्तारी की बात की जाए तो पुलिस अभी तक किसी भी आरोपी को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि कई संदिग्धों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में जरूर लिया है। पुलिस उन लोगों से भी पूछताछ कर रही है जो कैश वैन में जो कैश लेकर जा रहे थे, उनसे भी। इसके अलावा बैंक से भी कुछ अहम सबूत पुलिस को मिले हैं, जिन पर पुलिस लगातार वर्क कर रही है। देखना यह है कि जिस तरीके से इतनी बड़ी लूट शहर में होना, और शहर की एक पॉश मार्केट यानी सबसे वीआईपी एरिया, सेंटर पॉइंट कहा जाता है, और वहाँ हमेशा पुलिस फोर्स रात और दिन तैनात रहती है। इतनी बड़ी लूट हो जाना, खुलासा ये पुलिस कब तक कर पाएगी? जी कुलदीप। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रमोद कुमार, तफसील से जानकारी देने के लिए आपका। और अब खबर लखीमपुर खीरी से। बाघ के बच्चे का शव मिलने से यहां हड़कंप मच गया। गोला वन रेंज के बखारी गांव के पास नहर में मिला ये शव, और वन विभाग ने कहा टाइगर का बच्चा प्रीमैच्योर लग रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। तो बाघ का बच्चा अमूमन यूं आसानी से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन गांव के ठीक बीचों बीच लखीमपुर खीरी गोला वन रेंज में दरअसल रिहायशी कॉलोनी के आसपास ये मिला बाघ का बच्चा, जिसे देखकर लोग स्तब्ध रह गए। और अब फिलहाल वन विभाग
ये बता रहा है कि प्री मैच्योर ये बच्चा है, यानी कि शायद पहले ही ये पैदा हो गया वक्त से और जीवित नहीं रह पाया। रुड़की के सोलानी पार्क के पास से एक व्यक्ति का शव मिलने से यहां सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान टोहड़ा कल्याणपुर के गांव निवासी धीर सिंह के रूप में हुई। परिजनों की उनको आशंका है कि दरअसल मानसिक तनाव की वजह से युवक ने आत्महत्या कर ली है। इनको ना कोई घर में कोई रंजिश थी इस तरह की भाई जिससे कि किसी पता नहीं इसको कुछ खुलाया किसी ने या क्या किया, ये भी समझ में नहीं आ रही। इसकी लाश पड़ी हुई मामूली। तो हमारा अपना तो मानना यही है कि बड़ा दुख की बात है कि भाई इसके पीछे एक लड़की 2 लड़के हैं, वो भी बहुत परेशान है कल से ही। जनपद सोनभद्र में गर्मी का पारा चढ़ते ही पानी की समस्या शुरू हो गई है। ऐसे में गांव वाले इलाकों की बात करें तो लोग पानी की समस्या से खासे जूझ रहे हैं। जिले के पटेहरा टोला गांव के लोग गंदा पानी पीने तक को मजबूर हैं। इस गांव के लोग नाले का पानी ही पीते हैं और खाने में भी उसे ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी टीम ने इस गांव में पहुंच लोगों से उनकी समस्याओं को जाना। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत दिनों से दादा परदादा सब यही चूहड़ का पानी पीते पीते हो गया सर। तो किसी से शिकायत की आपने? बहुत से शिकायत हुआ सर, कोई सुनता ही नहीं। जब से हम आए हैं, जब से जन्म हुआ है तब से ही पर से पीते हैं। घर परिवार कैसे चलता है पानी? सब इसी जगह से ले जाते हैं, खाना बनाते हैं, इसी जगह से सब पीते हैं। सब घर परिवार, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सब यही जगह से पीते हैं। अरे पानी बहुत समस्या है, जब से हम छोटे से तब से समस्या है पानी की। यहाँ अधिकारी आते हैं पानी की समस्या, किसी शिकायत की आप लोग? शिकायत बहुत करते थे मगर नहीं सुनते थे। इस समय हम चौपन ब्लॉक के कोटा ग्राम पंचायत के पटेहरा टोला में मौजूद हैं, जहां यहाँ के ग्रामीण जो है पानी की समस्याओं से कई वर्षों से जूझ रहे हैं। और अब साफ तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण जो है, ये नाला है, आप साफ तौर पे ये नाला देख सकते हैं, बहता हुआ नाला। यहीं के चुआड़ के पानी लोग पीते हैं और घरों में ले आकर के खाना भी बनाते हैं। और यह जो पानी है काफ़ी आप देख सकते हैं कैसे जुगाड़ से लोग पानी पाइप लगा लिए हैं और पाइप लगा करके ये लोग पानी भरते हैं और घरों में ले आते हैं। यहाँ से इनका घर भी काफ़ी दूर रहता है। और यहाँ के ग्रामीणों की अगर हम माने तो ग्रामीण कई बार यहाँ के उच्चाधिकारियों और ग्राम प्रधान से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। हालांकि ग्रामीणों का साफ तौर पे कहना है कि हमारे दादा से लेकर परदादा तक यही चुआड़ का पानी पीते रह गए और आज भी हम लोग यही चुआड़ का पानी पीने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जनपद सोनभद्र में कागजी आंकड़ों की अगर हम बात करें तो पानी की समस्या जब आती है, कागजी आंकड़े तो बिल्कुल सही रहते हैं, लेकिन धरातल पे अगर देखा जाए तो हकीकत कुछ और रहता है। ऐसे में जनपद सोनभद्र में प्रशासन जो है कितना पानी को लेकर गंभीर है, इसका अंदाज़ा साफ तौर पे लगाया जा सकता है। सोनभद्र से प्रवीण विश्वकर्मा, R9 TV। जमीन पर कातिल कोरोना और फिर आसमान से बेमौसम की बारिश और ओलों ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। और अब किसानों के सामने मंडरा रही आसमानी आफत यानी कि टिड्डी दल, इसने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। और यूपी के तराई जनपद लखीमपुर खीरी में किसान टिड्डी दलों से खौफजदा हैं। किसानों की माने तो पहले से ही परेशानियों की कमी नहीं थी और ऊपर से टिड्डी दल ने उनकी चिंता को बेतहाशा बढ़ा दिया है। वो गन्ने के खेतों में जी तोड़ मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का खौफ है कि कहीं ये लहलहाती फसल टिड्डी दल का कहीं शिकार ना बन जाए। देख रहे हैं लहलहाती फसल जिनमें किसान अपना खून पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इन दिनों आसमान से आई आफत यानी टिड्डी को लेकर किसान खौफजदा है और डरे हुए हैं। किस तरीके से वो डरे हुए हैं और ये किसान कुछ हैं खेत तो काम कर रहे हैं, इनसे खुद ही बात करते हैं कि टिड्डी को लेकर इनको कितनी जानकारी है और किस तरीके से इनके मन में डर है टिड्डी को लेकर। टिड्डी यूपी तक आ पहुंची है, आप लोगों को भी सूचना हुई होगी। हाँ, पहले आंधी तूफान आवा, उसमें सब पत्थर ले जाए थे लाही गेहूँ, और उसके बाद में अब जौन रहा कोरोना तने आदमी तंग रहा, फसल जौन है सब बर्बाद हो गई, उसका कहीं नहीं पाई। अब जौन है टिड्डी आ रही है तो टिड्डी में यहाँ आदमी परेशान और बिल ला रहा, खौफ खाए रहा है। अब हम क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो देखा किस तरीके से किसानों को टिड्डी को लेकर अब खौफ है कि पहले कोरोना फिर आंधी तूफान और उसके बाद ये आसमान की आफत टिड्डी ने किसानों के दिल में खौफ पैदा कर रखा है कि आने वाले समय में
आखिर उनके साथ कैसे हालात होंगे, ये फसलें बचेंगी या फिर उन्हें टिड्डी दल चट कर जाएगा। हालांकि विभागीय अधिकारी इसको लेकर अपनी पूरी तैयारियां मुकम्मल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आसमान की आफत इन किसानों को कितना नुकसान पहुंचाती है या फिर वो इस आफत से बच निकलते हैं। लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन अजय मिश्रा के साथ गोपाल गिरी, ऑनलाइन टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उधर रुड़की में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे से बचने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही किसानों को आगाह किया गया है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसलों को बुरी तरह से चौपट कर सकता है। गन्ना सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि टिड्डी दल दिखाई देने पर उसे धुआं करके या टीन के डब्बे बजाकर भगाया जा सकता है। ये सुनने में आ रहा है कि जो ये बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, है ना, तो इसका यही किसान जो है खेतों में पानी लगाए रखें और कोई जैसे कोई ड्रम वगैरह इस तरह से वहाँ बजाएं वहाँ पे, है ना, और कुछ दवाएं हैं जो वैज्ञानिक से संपर्क करके कोई दवाई, उचित दवाई कुछ है, उनसे अगर कोई इस तरह का कोई हमला होता है तो उस पर जो है छिड़काव करें, है ना, कोई धुआं वगैरह जलाएं इस तरह से खेत के आसपास में, अगर इस तरह कोई टिड्डियों को दिखाई देता है प्रकोप कहीं पर। आगे बढ़ेंगे। कौशाम्बी में कड़ा ब्लॉक के जिम्मेदारों ने वित्तीय वर्ष 2020 की ग्राम पंचायत की निविदा के टेंडर में जमकर खेल खेल दिया। मोटी कमाई के चक्कर में अपने एक चहेते को मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत के विकास कार्य में लगाए जाने वाले माल मसलन ईंट, बालू और सीमेंट की सप्लाई के लिए 55 लाख का टेंडर दे दिया। जिम्मेदारों ने मानकों को दरकिनार कर ग्राम प्रधान की बेटे के ही नाम के एक फर्म को इजाद किया, जबकि नियमानुसार किसी भी प्रधान या उसके रिश्तेदार को निर्माण कार्य सामग्री की सप्लाई का टेंडर नहीं देना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि यह सब खेल मार्च महीने यानी कि लॉकडाउन के दौरान किया गया। आधे अधूरे काम के दौरान ही जिम्मेदारों ने फर्म के मालिक को 55 लाख का भुगतान भी कर दिया। अब इस मामले में डीएम ने गड़बड़ झाले की जांच करवाने की जिम्मेदारी सीडीओ को दे दी है। सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच डीडीओ और एई को सौंप दी है। क्या कुछ कहना है सीओ साहब का, वो सुनाते हैं आप। उसमें जो है 12 फर्मों को वहाँ पर मार्च में भुगतान हो रहा है, जिसमें एक फर्म को कुछ अधिक है जो आप बता रहे हैं जैसा, उसके लिए जिला विकास अधिकारी तथा एईआरडी 2 अधिकारियों की टीम जांच के लिए लगाई गई है। वो सभी कामों का जाकर मौके पर सत्यापन भी करेगी और क्या प्रोसीजरल उसमें गलतियाँ अगर कहीं हैं तो उसकी भी जाँच करेगी और रिपोर्ट जिस तरह से आएगी उस अनुसार कार्रवाई। उधर फर्रुखाबाद जिले के कुंवारी नखला गांव में खेत के बीच पुराने बिना इस्तेमाल होने वाले कुएं में सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बदबू आने पर गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस पर क्या कुछ कहना है गांव वालों का, कितने वो डरे हुए हैं, वो दिखाते हैं आपको। पैरों के निशान बने हुए थे, हमने देखा जाके तो वहाँ खून पड़ा था। उसके बाद अंदर देखा तो लाश पड़ी थी। आपने खबर किसे दी? प्रधान जी को दी, उन्होंने चौकीदार को दी। आगे बढ़ते हैं, रुख नैनीताल का करते हैं। नैनीताल में कुछ दिन पहले क्वारंटीन सेंटर में सांप के काटने से बच्ची की मौत का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि वहीं रामनगर में क्वारंटीन सेंटर में सांप निकलने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना सर्प विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप को दी। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली। ग्राम प्रधान ने बताया कि गौचानी क्वारंटीन सेंटर में 1 हफ्ते पहले भी सांप मिलने की सूचना पर सर्प विशेषज्ञ को बुलाना पड़ा था, लेकिन जब तक वो सांप को पकड़ने आते तब तक सांप स्कूल के ही किसी बिल में जा छुपा। अब दूसरी बार दिखाई देने पर सांप को पकड़ा गया। आपको बता दें कि क्वारंटीन सेंटर्स में रखे गए मरीजों की सुरक्षा राम भरोसे ही चल रही है। ग्राम सभा गौजानी में एक बड़ा सा सांप निकला था, उसमें हमने चंद्रसेन जी को सूचना दी और सूचना देने के बाद वो तुरंत यहाँ आए और उसे पकड़ा गया और इसमें बड़ी दुर्घटना होने का डर बना हुआ था। यहाँ ग्राम सभा गौजानी में होम क्वारंटीन किए गए हैं चोरपानी के लोगों को और इसमें हम चंद्रसेन का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम गौजानी स्कूल से के लिए हमें सूचना मिली थी, वहाँ से ग्राम प्रधान जी ने बुलाया था कि वहाँ जो स्कूल में होम क्वारंटीन कर रखा है वहाँ पर एक सांप घुस आया, जिसके कारण बस सब लोग डर रहे थे। तत्काल में वहाँ पहुँचने के उपरांत मैंने ये सांप को रेस्क्यू किया है, जिसको मैं अब जंगल में छोड़ने जा रहा हूँ। रुख मेरठ का करते हैं। मेरठ में पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।
कुछ दिन पहले ही अपराधियों ने सरेआम फायरिंग की थी। इस फायरिंग में एक दलित युवक की मौत हो गई थी। इस हत्या के मामले में पुलिस के हाथ अब तक कुछ भी नहीं लगा है। मृतक के परिवार वाले न्याय की गुहार लगाते हुए दर दर भटक रहे हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए अभियान तो चला रही है, लेकिन ये अभियान अंधेरे में तीर छोड़ने से ज्यादा कुछ नहीं। अपराधियों और पुलिस के बीच चल रही इस लुका छुपी के बीच अपराधियों ने 2 वीडियो जारी कर पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दी है। वीडियो में अपराधी हथियार लहरा रहे हैं और गाली गलौज के साथ साथ जाति सूचक शब्दों का भी लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलिए इन तमाम खबरों के साथ अपना गांव में अभी फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।